एक मिनट ज़रा आपसे एक थोड़ी सी तनकीद भी कर लूँ पहले। आपके हर सवाल के जवाब से लगता है कि आप बड़े मजलूम हैं, बड़े बेबस हैं। जो लोग पुराने सारे वही छा रहे हैं, लगता है जैसे इस मुल्क में नई हुकूमत कोई नहीं आई। जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि इस मुल्क में हर हफ्ते में या बयान हल्फी आता है या एक कैसेट आती है। अब एक सिंपल सी चीज़ है, आपने मुझे लगता है कि हर पाकिस्तानी परेशान हो गया। एक बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है। ये आम शाम इल्ज़ाम नहीं होता, इदारों के मालिक होते हैं, सरबरा होते हैं, और इतने संजीदा इल्ज़ाम होते हैं। जो एक इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा कहता है ये झूठ है। हमारी हुकूमत की क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि वो सफ़ेद झूठ या सच, एक तो लाजमी बात है कि इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है या इल्ज़ाम सही है। हम क्यों यहाँ पे नाकाम है अभी तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो कह रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका। देखिए जहाँ तक जिम्मेदारी है उससे तो कोई पीछे नहीं हट सकता, आपकी बात बिल्कुल वजह है। लेकिन देखिए मेरी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है। मैं FATF के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करने जाता हूँ तो कहते हैं मेरे ज़ाती केसेस के लिए 35 शिकें चेंज कर दो। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके लिए मेरे पास थिन मेजॉरिटी भी नहीं है। तो यहाँ ये बड़ा ड्रामेटिक मुल्क की जो हिस्ट्री रही है और इसकी जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी ड्रामेटिक डेमोक्रेसी है। आप देखें जो जीतने वाला है वो हारने वाला जो है वो जीतने वाले को नहीं मानता। जीतने वाला जो है वो कहता है कि जी मैं जीता हूँ। अब आप उसके लिए EVM मशीन लाए तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो नहीं इसको मानते, कि ये एक माफिया है इस मुल्क। मेरा सवाल सिंपल है, ये इसका कौन जिम्मेदार है? हमें कौन बताएगा कि दोनों में से सच्चा कौन है झूठा कौन है? मेरा एक सिंपल सा सवाल है। देखिए जब तक आप में हम सब पाकिस्तानी एक कलेक्टिवली जहाद करने के लिए नहीं खड़े होंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ये सिस्टम। देखिए भट्टी साहब हैं, आप हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो सारी जिंदगी लड़ते आए हैं, नौकरियों को भी कुर्बानियां दी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस की हैं, बड़े ज़मीर का सौदा नहीं किया, सक्सेसफुल हुए, टाइम के साथ हुए। भट्टी साहब आज इस जगह पर पहुंचे, उनके बाल सफ़ेद हो गए। हमारे तो बड़े भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं, वालिद की जगह भी है, उस्ताद भी हैं। हम इन लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप लोगों से इंस्पायर होते हैं। हमारा जो जज्बा है, शायद 15 साल हम इस सिस्टम के अंदर रहे और इन्हीं हुकूमतों में रहे तो शायद हम में से भी बहुत सारे लोग चोर बन जाए, क्योंकि ये मुल्क के अंदर जो निज़ाम है वो चोरी के लिए, बेईमान के लिए, लुटेरे के लिए, कातिल के लिए, किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान घर से बाहर है, लोग के पोते हो जाते हैं, उनकी 3-3, 4-4 नस्लें होती है, फैसले नहीं होते। सिस्टम ऐसे बने हुए। जो सरकारी वकील है उसकी अगर फीस 10 लाख रुपए है तो सामने वाला 1 करोड़ वाला वकील आया है, वो बाहर से डिग्री लेके आया हुआ है, उसको ट्विस्ट एंड टर्न करना आते हैं। रिफॉर्म्स की जरूरत है, रिफॉर्म्स के लिए आपको मेजॉरिटी की जरूरत है। इमरान खान साहब आप ये इस मेजॉरिटी के साथ काम नहीं कर सकते थे। कमेंट्स करना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि सोसाइटी डिवाइड हो रही है, सोसाइटी कंफ्यूज हो रही है। मेरी राय में ये एक संजीदा इशू है, कभी बयान अल्फी आ जाता है, कभी वीडियो आ जाता है, तो इसकी कोई ना कोई तो लीगैलिटी हमें करनी पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि हमारी असेंबली को लॉ बनाना चाहिए या हमारी अदालतों को कुछ करना चाहिए? और दूसरे देखिए बात ये भी सोचें आपके, एक आदमी जो कि आप ऑफिस में नहीं है और वो अगर फर्ज किया वो जब था ऑफिस में उसने ये कहा भी हो तो उसकी एडवांटेज तो कोई भी नहीं होगी ना, इनको कोई वक्त ही पड़ेगा उससे। तो मेरे ख्याल में ये तो वाइल्ड गूस चेस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो है। जहाँ तक सवाल है, सिर्फ एक रहनुमाई फरमा दें। जो चीफ जज राना शमीम साहब ने एफिडेविट दिया कि 2018 का रेफरेंस दिया और उस पर कंटेम्प्ट के नोटिस भी हो गए, आप क्या समझते हैं उसका क्या फैसला हो सकता है एज ए जस्टिस? उसका भी कोई कुछ नहीं होगा। जो राना शमीम की जो आई थी वीडियो या ऑडियो जो आई थी मंजर आम पे, उसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। उससे सर उन्होंने बयान हल्फिया दिया है। मेरी सबमिशन ये है कि उससे क्या होता है बयान हल्फिया? तो आप जाके खड़े होकर किसी कमिश्नर के सामने जाके कुछ कह दें और फिर आप कहें कि सारी दुनिया को आगे घुमाएं, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है शाइख उस्मानी साहब कि एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें आलिया अदलिया के लोग आते हैं और आखिर में वो जुडिशियल सारी कम्युनिटी बैठी है, फ्रेटर्निटी बैठी है और एक कॉन्विक्ट को उसकी तकरीर चलवा दी जाती है। हाउ डू यू लुक एट इट? तो मीडिया पे कंट्रोल तो किसी का नहीं है ना, कि आप चाहें तो किसी जगह भी आप दाखिल हो सकते हैं आजकल। नहीं, वो एक जुडिशियल एक अदालत अदलिया यानी वकला का फोरम है, चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, उसी अदालत ने उनको सजा दे रखी है, वो कन्विक्टेड हैं और उनकी आप ऑडियो चलवा देते हैं। ऑडियो करवा देते हैं तो उसको दाखिल करना तो आजकल बड़ा आसान काम है ना। आप कहीं भी चाहे आप उसको दाखिल कराना चाहें या ना कराना चाहें, जी आसान है। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, आपकी बातों से
आपकी बातों से एक बार कंसिस्टेंटली एक मैसेज आ रहा है जैसे कोई दबाव है, कुछ करना आप चाह रही है, हुकूमत को कर नहीं पाती, कभी लगता है आप कमज़ोर हैं, कभी आप पे रहम दिली आ जाती है, कहीं आप कहते हैं कलेक्टिव मिलके करें। आप बता सकते हैं ये मुल्क कौन चला रहा है, किसके पास सोवरेनिटी है, हुज कंट्रोल पाकिस्तान, कौन जिम्मेदार है, किसके कहने पे ये 4 बार ये बाहर चले जाते हैं, 4 बार हुकूमत बना लेते हैं और आपने इतने सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को रूल भी करते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबल दैन? देखिए जी, मैं फिर वही कहूँगा कि जब आप अपने ज़ाती मुफाद हटा देंगे और मुल्की मुफाद आगे ले आएंगे तो ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, लोगों के मसले भी हल हो जाएंगे। अभी तक इमरान खान एक वाहिद आदमी है जो मुल्की मुफाद को लेकर चल रहा है और ज़ाती मुफाद की ज़िंदगी में आया नहीं है। ज़ाती मुफाद अगर आ जाता तो आज सब कुछ अच्छा अच्छा होता, हर जगह बल्ले बल्ले उस आदमी की हो रही थी। वो अकेला इन माफिया के बीच में फंस गया है और चारों तरफ से उसको घेर लिया, उसको गिराने के लिए हर पूरी ताकत इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह की रहमत है उस आदमी के साथ, दुआएं, उसकी नीयत साफ है, वो खड़ा हुआ है, वरना एक आम आदमी तो अब तक ज़मीन में गड़ चुका होता। जितने गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, कातिल, मफरूर, अयार लोगों के झुमघटे के अंदर ये मुल्क फंसा हुआ है। इसको हमें उस झुमघटे से हंसाना होगा। हमें बाहर से डर नहीं, हमें अंदर से डर है। ये दबाव कहाँ से आ रहा है इमरान खान पे, आपकी हुकूमत पे? आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ से आ रहा है? देखिए जी, कौन सी जगह है जहां प्रेशर है नहीं। ये तो प्रेशर कुकर भी फट जाए जितना प्रेशर उस आदमी के ऊपर है। बैंक करप्ट मुल्क को छोड़ दिया, कर्जा लेना पड़ा तो वो बुरा, आलमी मंडी में महंगा हुई तो वो बुरा, पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया तो वो बुरा, एहतसाब का नारा लगाया तो वो बुरा, एहतसाब ना हो सका तो वो बुरा, फैसले उसने नहीं किए तो वो बुरा, किसी को हटाने की कोशिश की तो वो बहाल हो गए, उस पर बुरा। हर चीज में वो आदमी बुरा है क्योंकि वो मुल्क के लिए अच्छा करना चाह रहा है। जिस दिन वो बुरा करना चाहेगा उस दिन सबसे मुल्क का बेहतरीन। फैसल साहब, मेरा एक लास्ट कमेंट है। फैसल साहब प्लीज, अगर आपको इमरान खान साहब को कोई सजेशन देनी पड़े इन हालात में, उनको क्या करना चाहिए? मैंने अपने वजीर आजम को जुमे वाले दिन भी कहा है, आज के दिन भी यही कहा है कि बुज़दिल, मुनाफिक और झूठे आदमी से बचें, उसकी बात को 10 दफा वेरीफाई करें और जो आपको मिल जाए उसको लात मार के सड़क पे बाहर फेंके, उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अच्छा फैसल साहब, मुझे ऐसा लग रहा है ये आप अपनी पार्टी के अंदर या कबीना के अंदर की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फसली बटेरे आपके मैं दूसरी पार्टियों से भी आजकल राब्ते में सुन रहा हूं। क्या आपका इशारा इसी तरफ है या कोई और तरफ कहना चाह रहे हैं आप? भट्टी साहब, मेरी वजीर आजम ने 14 साल में ट्रेनिंग ये की है कि मैं बाहर की लड़ाई के लिए भी ट्रेंड हूं और अंदर की लड़ाई के लिए भी ट्रेंड हूं और मैं दोनों जगह लड़ाई करता हूं और लड़ता रहूंगा। इसीलिए तो आपको वो मिनिस्टर नहीं ना बनने दे रहे दोबारा, यही तो बात है। वो आजकल पीएम सबके करीब है। भट्टी साहब, मिनिस्टर नहीं रहा, मिस्टर तो रहा हूं ना। बस अल्लाह का शुक्र है, जो अल्लाह ने लिखा है बस उस पर शुक्र है। बहुत शुक्रिया फैसल बाबरा साहब, आपने खुल के बात की और बेलाग बात, अपनी जो भी उनके नज़रियात और जो गुफ्तगू है उन्होंने खुल के की।